स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने कर भी लिए कुछ क्वेश्चंस। शुरुआती कुछ क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस का ऐसा है, कुछ इजी आएंगे, कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स वाले आते हैं। तो अभी तक हमने जो 12-13 क्वेश्चंस करे हैं वो ज्यादा इजी तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स में हमेशा टफ क्वेश्चंस ही आएंगे। नहीं भाई, सब इजी भी आते हैं। तो हमको टफ क्वेश्चंस भी करने हैं, हमें इजी क्वेश्चंस भी करने हैं, हमें मॉडरेट क्वेश्चंस भी करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसा कराऊंगा आपको, जैसे अभी तक हमने 13 क्वेश्चंस करे उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था। अब हम 15-20 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो एक एक सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं उनको नहीं कराऊं तो ये भी 5 मिनट की होगी। ओनली टफ क्वेश्चन कराने का काम नहीं है ना मेरा, हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम से वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया था, वो इलोंगेशन वाला, ठीक है। अब देखो बहुत छोटे क्वेश्चंस जो आज भी जेई के एग्जाम्स में आते हैं, स्टेट के जेई में। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आज एसएससी जेई में आते हैं ना, बट स्टेट जेई में आज भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई यूनिट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ये मेगा पास्कल्स है या किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, अब बहुत सर इतना इजी क्वेश्चन मत कराओ, क्या करें यार, ऐसे इजी क्वेश्चंस भी जेई में आते हैं। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में निकाल देंगे। यूनिट क्या क्या होती है भाई? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मेगा पास्कल। सबसे ज्यादा कॉमन यूनिट कौन सी है स्ट्रेस की जो क्वेश्चंस में यूज होती है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जिसको बोलते हैं मेगा पास्कल्स। पास्कल्स का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया की टर्म्स में जो भी यूनिट्स होगी उसको हम स्ट्रेस में यूज करते हैं। तो एनी वन ऑफ द अबव, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, बहुत छोटे क्वेश्चन है। हमने जो क्वेश्चंस करे वो टिपिकल है। अभी बहुत टफ क्वेश्चंस हमने करे, टफ तो नहीं बोलूंगा, मॉडरेट करें, और ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन से आते हैं तो करेंगे। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। देखो अगर हम डिफॉर्मेशन की बात करें, क्या होता है डिफॉर्मेशन का मतलब? क्या होता है? चेंज इन लेंथ। अब वो पूछ रहे हैं कि चेंज इन लेंथ पर लेंथ, दैट मींस आपसे पूछ रहा है डेल एल बाय एल क्या होता है। वो आपसे सिंपल शब्दों में पूछ रहा है चेंज इन लेंथ। देखो लिखा है ना, डिफॉर्मेशन मतलब जो चेंज इन लेंथ है पर यूनिट लेंथ। डेल एल बाय एल, ये तो बच्चा भी बता देगा कि डेल एल बाय एल क्या होता है? आपका स्ट्रेन होता है। डेल एल बाय एल क्या होता है? स्ट्रेन होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन से फटाफट निकालेंगे, ठीक है। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। अब देखो यूनिट ऑफ स्ट्रेन कुछ नहीं होती, यूनिट ऑफ स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो क्या आता है? डेल एल बाय एल। इसकी भी अगर यूनिट एमएम में है और इसकी भी यूनिट अगर एमएम है तो एमएम से एमएम कैंसिल हो जाता है, और स्ट्रेन हमेशा यूनिटलेस होता है। स्ट्रेस की यूनिट होती है क्योंकि वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस की यूनिट होती है क्योंकि वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेन में जो ऊपर नीचे की टर्म्स होती है वो हमेशा सेम यूनिट की होती है, जो कैंसिल कर देती है। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। स्ट्रेन क्या होता है? डेल एल बाय एल। और कौन सा स्ट्रेन है? वहां से भी लीनियर स्ट्रेन है। अगर हम बात करें स्ट्रेन, तो अगर देखो ध्यान से देखना, ये बॉडी की लेंथ है। अब इसमें कोई भी फोर्स लगा तो लेंथ में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। लेंथ में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर स्ट्रेन। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो आप ये चेंज इन स्ट्रेन इज इक्वल टू, एक्चुअली दो टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बच्चे बच्चे क्वेश्चन है, एक सेकंड के क्वेश्चन में। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आंसर बी है इसका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बच्चे बच्चे क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में आते हैं, जेई के एग्जाम्स में आते हैं, स्टेट के जेई के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखना, ये थोड़ा थोड़ा इजी क्वेश्चन। व्हेन द स्ट्रेस, ठीक है, इंड्यूस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। व्हेन अ बॉडी, क्वेश्चन नंबर 18 आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन अ बॉडी, देखो ये एक बॉडी है, अगर मैं इस बॉडी पर इस टाइप का फोर्स लगाता हूं तो ये फोर्स देखो, और एक इस टाइप का फोर्स है। अगर मैं नीचे वाले फोर्स की बात आपसे करूं तो नीचे वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? आप बोलोगे सर टेंसाइल फोर्स है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, छोटा क्वेश्चन है पर आता है। अगर मैं इस मेंबर की बात करूं तो अभी इस मेंबर पर कौन सा फोर्स लगा है? टेंसाइल। या फिर मैं बोल सकता हूं और पुल फोर्स, खींचने की कोशिश कर रहा है, पुल फोर्स, जो इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू, अब देखो दूसरा, अगर इस वाले फोर्स की बात करूंगा मैं तो ये मैं बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है, ये बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स है, और कंप्रेसिव फोर्स हम इसको बोल सकते हो पुश और पुश। हम दबा रहे हैं, किसी भी चीज को दबाना क्या होता है? पुश
और जब हम दबाते हैं उसको अगर पुश बोलेंगे तो उस पर हमेशा कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा। और किसी भी चीज को जब हम खींचेंगे, जब हम चीज को खींचेंगे तो उसको हम बोलेंगे टेंसाइल फोर्स या पुल फोर्स। ठीक है, टेंसाइल फोर्स या पुल फोर्स, ध्यान से देखना। ठीक है, अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, when a body is subjected to two equal and opposite push, पुश मतलब कि आप चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। जब आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करोगे तो वो कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, कंप्रेसिव फोर्स। जब भी आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करोगे तो उसमें कौन सा फोर्स आएगा आपका, कंप्रेसिव फोर्स। अब इसने ये लिखा है कि जब पुश लिखा, पुश मींस कंप्रेसिव फोर्स, when a body is subjected to two equal and opposite pushes। ठीक है भाई, आपने दबाने की कोशिश करी चीजों को। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी चीज की बात करूं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू रिड्यूस इट्स लेंथ, जब आप किसी भी चीज को दबाओगे तो उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी और किसी भी चीज को खींचोगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब ये आगे आपको दिख नहीं रहा, ये एक्चुअली कट रहा है यहां पे, द स्ट्रेस इंड्यूसेस कंप्रेसिव। सिंपल सी बात है, देखो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन क्वेश्चंस में। देखो सिंपल सी बात है, हमें इतना एक चीज ध्यान रखनी है कि जब बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। तो अगर ये पुश की बात है और यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स है तो स्ट्रेस डेवलप क्या स्ट्रेस जो डेवलप है वो आपका कंप्रेसिव होगा, बिल्कुल होगा। जब कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है तो कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा आपका, कंप्रेसिव फोर्स ही डेवलप होगा। अब इसके क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें कभी कभार आंसर टेंसाइल होता है, अभी जैसे इसमें लिखा, बट वो अलग तरीके का क्वेश्चन होता है। आपको यही याद रखना है कि अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा है तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस ही डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a body is subjected to two opposite pulls। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में बात करिए कि पुल्स मतलब खींच रहे हो आप बॉडी को, जब खींच रहे हो तो कौन सा, जब हम पूछ, अब देखो बहुत ज्यादा ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा वरना क्वेश्चन आप मिस कर जाओगे। ठीक है, ध्यान से देखना, when a body is subjected to two opposite and equal pulls, आपको पुल और पुश में ध्यान रखना है। पुल क्या होता है हमेशा, पुल का मतलब होता है हमेशा आपका टेंसाइल फोर्स। ऑब्वियसली जब टेंसाइल फोर्स होगा, जब कोई भी बॉडी में टेंसाइल फोर्स होगा तो बॉडी क्या होगी, इलोंगेट हो जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, इलोंगेट हो जाएगी। अब इसमें क्या आएगा, चेंज इन लेंथ भी आएगा और इसमें स्ट्रेस भी आएगा, क्योंकि बॉडी अपने डिफॉर्मेशन को बचाने की कोशिश करेगी। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, देखो इसका बहुत अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। ये एक बॉडी है, ये पी फोर्स लगा है, ये पी फोर्स लगा है। अभी आपका इस बॉडी पर कौन सा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है। चलो मैं इसको क्या करते हैं, इसका एक सेक्शन ले लेते हैं, इसका एक सेक्शन ले लेते हैं ए। अब देखो क्या बॉडी टूट गई, नहीं सर बॉडी तो टूटी नहीं, बॉडी में अगर मैंने फोर्स लगाया तो अभी बॉडी ने अपनी शेप को रिटेन करा हुआ है, बॉडी का फेलियर नहीं हुआ है। तो जब अगर मैं ऑब्वियसली जब इस दोनों इक्वल, देखो अगर ये बॉडी जब मैं दोनों में इक्वल फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगी। प्लीज मेरी बात को ध्यान से देखना, बॉडी कैसे मेंटेन रहेगी, बॉडी भाई साहब आपका इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगी, दैट मींस बॉडी जहां पर थी वहां पर ही रहेगी। हाँ उसमें इलोंगेशन कुछ होगा। अब जब मैं अगर इसका सेक्शन ले लूं, देखो ये सेक्शन है, ये पी फोर्स लगा है, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी रहेगी जब यहां पर अपोजिट फोर्स लगेगा। अब ये अपोजिट फोर्स इस बॉडी के अंदर लग रहा है, इसका हमने सेक्शन ले लिया, बॉडी इक्विलिब्रियम में मतलब बॉडी कहां पर थी वहीं पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब बॉडी जहां पर है वहीं पर लगे, सारे के जितने भी फोर्सेस है उनका समेशन जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है तो इनका समेशन क्या होगा भाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो बॉडी के अंदर अगर इसको अपनी पोजीशन रिटेन करनी है तो इसको बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा। अभी बाहर की तरफ कौन सा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, एरिया पे लगा है। टेंसाइल फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे तो क्या डेवलप हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। और बॉडी में एलोंगेशन हो रहा है, बिल्कुल है, बॉडी की लेंथ बढ़ जाएगी, तो बॉडी के अंदर क्या साथ में डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेन। ये बच्चे इजी क्वेश्चंस हैं क्योंकि कुछ बुक्स में इनके आंसर गलत लिखे गए हैं, बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है क्योंकि कुछ बुक्स में इसके आंसर सिंपल सी बात है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेन होगा, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a body is subjected to equal and opposite forces acting tangentially। देखो tangentially क्या होता है, अगर ये बॉडी है तो इसके पैरेलल दो फोर्स लगते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे टेंजेंशियली का मतलब क्या होता है, टेंजेंशियली का मतलब होता है हमेशा पैरेलल, दो फोर्सेस हैं एक दूसरे के पैरेलल लगे हैं। when a body is subjected to two equal and opposite, ये इक्वल है P P और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, P P और ये एक दूसरे के क्या आपके अपोजिट हैं, acting across the resisting section as a result of which shear of the section, the stress and strain। से बड़ी बात है, टेंजेंशियल फोर्स हम बोलते हैं shear force,
शियर फोर्स, भाई जो पैरेलल फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? शियर फोर्स। शियर फोर्स को अगर मैं एरिया से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? आपका शियर स्ट्रेस। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है। जब आप किसी भी बॉडी पर पैरेलल फोर्स लगाओगे तो उस पर हमेशा क्या डेवलप होता है? शियर फोर्स। मतलब वो शियर फोर्स है, उसके अंदर डेवलप क्या होता है? उनका शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। तो इसमें सिंपल से पूछा है कि इस बॉडी के अंदर क्या डेवलप होगा? इस बॉडी के अंदर भाई साहब शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन डेवलप होगा। और शियर स्ट्रेन क्या होता है? ये बॉडी इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी। अब ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन। दैट मींस एंगुलर डिफॉर्मेशन। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अब प्लीज ध्यान से देखना। एक बॉडी है, इस पर आपने टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया। ये एक बॉडी है। अगर मैं बोलूं कि इस बॉडी में अगर आपने टेंसाइल फोर्स लगाया तो इसके अंदर क्या क्या डिफॉर्मेशन होगा? भाई एक तो अगर टेंसाइल फोर्स है, एक तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी टेंसाइल फोर्स लगाने से। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया ये आपका रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि पतला हो जाता है। किसी भी चीज को खींचोगे तो वो पतली हो जाती है और लंबी हो जाती है। अगर आप किसी भी बॉडी पर अगर हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया है और अब मैं पूछूं आपके इसके अंदर क्या क्या डिफॉर्मेशन आएंगे, तो आप बोलोगे सर एक तो लेंथ, अगर आपने किसी भी चीज को दबाने की कोशिश करी तो उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है। आप किसी भी चीज को पुश करने की कोशिश करोगे, दबाने की कोशिश करोगे तो उसकी क्या होती है? लेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो लेंथ हो जाएगी रिड्यूस। आप किसी भी चीज को दबाने की कोशिश करोगे तो लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, बट ये जो क्रॉस सेक्शन होता है ये क्या हो जाता है? आपका इंक्रीज हो जाता है। ये क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये जो एरिया वाला पोर्शन है ये इंक्रीज हो जाएगा कंप्रेसिव के केस में, और लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पर टेंसाइल के केस में लेंथ डिक्रीज होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब शियर, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर शियर फोर्स लगा है तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन भाई साहब क्या होता है? अगर किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी मेंबर के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर शियर फोर्स लगा है तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन, इसके अंदर डिफॉर्मेशन लेंथ और एरिया में था, इसमें भी लेंथ और एरिया में था। लेंथ बढ़ रही थी, एरिया रिड्यूस हो रहा था। यहां पर लेंथ घट रही थी, एरिया इंक्रीज हो रहा था। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो भाई साहब ये जो आप देख रहे हो ना कि जब हम बॉडी को शियर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करती है? इंक्लाइन हो जाती है, झुक जाती है। कितने एंगल से झुकी? इस एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब बॉडी पर शियर फोर्स लगता है तो उसमें जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है? आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? ये मैंने सब आपका लेक्चर्स में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस? भाई आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आज भी आता है। ट्रस्ट मी, मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपको मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको प्री प्लस मेंस का टोटल पढ़ा दिया है। बट फिर भी आपके मन में डाउट होगा सर आप इतने इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपने 100 मार्क्स से 1 साल पहले पढ़ी थी और आज आप क्या कर रहे हो कि उसको, आपको वो 100 ध्यान तो है बट आप उसको रिवीजन नहीं कर रहे। अब आपका एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम्स में आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मुझे इजी क्वेश्चन, क्योंकि मैं मानता हूं कि बच्चे के पास इतना टाइम ही नहीं है कि पहले वो प्री प्लस मेंस का पढ़ेगा फिर क्वेश्चंस करेगा। अगर उसका एग्जाम आ रहा है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करेगा। एक बच्चे ने बोला कि सर हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, सर बहुत सारे क्वेश्चंस करा दो। एक बच्चे ने बोला कि सर हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, सर बहुत सारे क्वेश्चंस करा दो। दोस्त मैं आपको तभी सारे क्वेश्चंस, देखो एग्जाम्स आते हैं, हमारी भी इच्छा होती है कि मैं आपको एक दिन में स्वामी करा दूं, एक दिन में बीएमसी करा दूं, फिर आरसीसी करा दूं, फिर स्टील करा दूं, फिर एनवायरमेंट करा दूं, फिर एस्टिमेशन करा दूं। मेरी भी इच्छा होती है, बट अगर मैं उन चीजों पर चल जाऊंगा। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप एक काम करो, ये जो सिलेबस पढ़ा रहे हो इसको रोक दो। मैं सिलेबस नहीं रोक सकता भाई साहब, मैं सिलेबस नहीं रोक सकता हूं बिल्कुल भी। सिलेबस अगर रोक दिया तो फिर ये कभी जिंदगी में कंप्लीट नहीं होगा। तो जो क्लासेस चल रही है उसको करने दो, क्योंकि अगर हमने एक नया कोर्स ये स्टार्ट करा स्टेज 2 का कि चलो यार इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, मैं नहीं रोक सकता इसको। अगर ये रोक दिया तो फिर सिलेबस कभी होगा ही नहीं। तो मेरे को भी इच्छा होती है कि लाइक अभी अगर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है या महाराष्ट्र में वैकेंसी है तो मेरी इच्छा होती है कि चलो इस एग्जाम के लिए पढ़ा देता हूँ यार, अभी पढ़ाऊंगा बट अभी पहले इसको कंप्लीट करा दे दो। मैं नहीं करा सकता उसके लिए। अगर उसमें लग गया, मान लो मैं किसी भी एग्जाम्स में आते हैं, मेरी भी इच्छा होती है यार कोई एग्जाम्स आएंगे, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। जैसे ही सिंपल सा फंडा है, कोई भी एग्जाम आया ना उसको पकड़ लो। जैसे मान लो अभी गुजरात में एग्जाम आया, आप गुजरात को पकड़ लो, आपके बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। बट मेरे को अभी नहीं बढ़ाने हैं फॉलोअर्स, मुझे है ना पहले इसको कंप्लीट करना है ना। मुझे पता है कि गुजरात में एग्जाम आया, मैं गुजरात के एग्जाम्स की क्लासेस लेना चालू कर देता हूँ कि चलो गुजरात एग्जाम्स क्वेश्चंस, आप देखो फिर फॉलोअर्स कितने होते हैं। मुझे नहीं बढ़ाना यार अभी, मुझे पहले सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद की बात देखेंगे इन चीजों से, है ना। अभी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको इतना पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं टोटल काउंट करूँ ना, अगर मैं फर्स्ट डे से टोटल काउंट करूँ तो मतलब टोटल है ना 1500 प्लस लेक्चर्स हैं आपके पास, पता है आपको। 1500 प्लस लेक्चर्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि डिटेल में पढ़ाया है, क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following is a proper sequence? आपको इसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में सबसे पहले क्या आता है?
लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में सबसे पहले क्या आता है भाई, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखो तो सबसे पहले जहां पर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है वो हम उसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद क्या आता है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद क्या आता है, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस के बाद क्या आता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद क्या आता है, फेलियर। भाई सबसे पहले लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर यील्ड स्ट्रेंथ, फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यहां पर होती है स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब जो स्ट्रेन आ गया, अब वो मतलब अगर कोई इलोंगेशन हो गया तो वो परमानेंट इलोंगेशन होगा। अगर कोई इलोंगेशन हो गया तो परमानेंट इलोंगेशन होगा, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग इसको बोलते हैं। और स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, और इसके बाद सेक्शन पतला होना चालू होता है, इसको हम बोलते हैं नेगिंग। नेगिंग मतलब सेक्शन पतला होना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, फिर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ के बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद फेलियर। सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी के बाद इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद यील्ड स्ट्रेंथ। बट इन्होंने चारों ऑप्शन में कहीं भी यील्ड, अरे हाँ दे तो रखा है यील्ड स्ट्रेंथ। और यील्ड स्ट्रेंथ के बाद आती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो कि उन्होंने नहीं देख रखी। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद क्या आता है, फेलियर। दैट मींस आपका ऑप्शन ए सही है। मतलब हमारे पास 5 ऑप्शन है। देखो, ए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बी इलास्टिक लिमिट, सी यील्ड स्ट्रेंथ, डी अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ई फेलियर। तो इन्होंने 4 ही चीजें देख रखी, 1 2 3 4। इन्होंने अल्टीमेट स्ट्रेंथ को गायब कर रखा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सीक्वेंस में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बट ये आज भी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल भी हमें समझना कि ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ होल्ड गुड अप। देखो सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको बहुत बार बताया। अगर हम ये बोलें कि हुक्स लॉ होता क्या है, अगर हम ये बात डिस्कस करें हुक्स लॉ होता क्या है, हुक्स लॉ है क्या, तो हुक्स लॉ ये बोलता है कि भाई साहब आपका स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हमेशा क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वहां पर क्या आती है, स्ट्रेट लाइन जाती है। बात यह है कि जो हुक्स लॉ होता है वो ओनली वैलिड होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक, क्योंकि उसके बाद लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। जो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना, वो आपको हमेशा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक मिलती है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद थोड़ी लाइन डिस्टर्ब होनी चालू होती है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उसके बाद जो इलास्टिक लिमिट आता है, उसके बाद जो इलास्टिक लिमिट आता है, तो अगर देखा जाए कि हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसके लिए आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, और वो हमेशा आपको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही मिलती है। तो ऑप्शंस में लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लोग देकर नहीं रखते हैं, बाद में क्या जाता है इनका इलास्टिक लिमिट, क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इलास्टिक लिमिट थोड़े पास पास होते हैं। तो आंसर क्या बन जाता है आपका इलास्टिक लिमिट। पर अगर हुक्स लॉ होल्ड्स गुड्स अप टू, आपको ध्यान रखना है कि अगर इन केस हुक्स लॉ आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपको देकर रखा है, तो आपको हमेशा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टिक करके आना है। बट अगर नहीं दिख रखा तो उसके बाद इलास्टिक लिमिट आपको टिक करके आ जाता है। बच्चे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेनेवर अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट। भाई सिंपल सी बात है, व्हेनेवर अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट। देखो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, जहां पर अगर मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस दे, अगर मटेरियल देखो एक कर्व होता है, ये स्ट्रेन होता है और ये स्ट्रेस होता है। ये कर्व इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, फिर इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसके बाद इलास्टिक लिमिट। ये बी पॉइंट का इलास्टिक लिमिट। अब इस इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि अगर आपने इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस को बढ़ाया, अगर आपने इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस को बढ़ाया, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में, मतलब जो भी उसके अंदर स्ट्रेन आया होगा वो वापस से रिकवर हो जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट अगर हम बोले कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, इलास्टिसिटी का मतलब है कि अगर आपने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया, उसमें इलोंगेशन होगा, वो या तो लंबा होगा या छोटा होगा। बट इन केस अगर आप फोर्स हटा देते हो, दैट मींस आपने फोर्स, देखो ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है ना, आपने बस इलास्टिक लिमिट, अब मान लो ये स्ट्रेस मान लो 0 से x पहुंचा, 0 से y पहुंचा, अब आपने y से वापस इसको 0 पहुंच गया, तो स्ट्रेन भी वापस से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट मींस इलास्टिक लिमिट तक अगर आप मटेरियल को स्ट्रेस्ड करोगे, खींचोगे, फोर्स लगाओगे, तो मटेरियल वापस से अपनी शेप को रिटेन कर लेता है। मटेरियल अपनी शेप को वापस से कर लेगा, रिटेन कर लेगा। Whenever material is loaded within elastic limit, stress is proportional to, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लाइन आती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, और इस कारण जब हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं, भाई देखो जहां पर भी स्ट्रेट लाइन जाएगी दैट मींस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके। आप समझ रहे हो, स्लोप मिल रही है आपको, स्लोप क्या मिल रही है आपको, स्लोप। और जहां पर स्लोप मिलेगी नहीं,
तो वो आपका इलास्टिक मटेरियल है ही नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर आपको स्लोप मिलती है वही इलास्टिक मटेरियल है। अगर मतलब स्लोप, ये जो लाइन जा रही है, अगर ये लाइन ही आपको स्लोप ही नहीं मिलेगी तो आपका हमेशा ये जो कांस्टेंट आता है E इज इक्वल टू स्ट्रेस, जब हम प्रोपोर्शन सिंबल हटाते हैं तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आता है। कभी भी अगर आपको स्लोप नहीं मिली तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा क्या बन जाता है, 0, और वो मटेरियल क्या होता है आपका परफेक्टली प्लास्टिक। बच्चे वाले क्वेश्चन से मुझे कराते हुए भी थोड़े शर्म से आ रही है, बट क्या करूं, एग्जाम से आएंगे इसलिए करा रहा हूं। तो व्हेनेवर मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये फिल इन द ब्लैंक्स लेकर रखा है, स्ट्रेन आई पे लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। बहुत इजी सा है। लीनियर स्ट्रेस, देखो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, अगर इन चीजों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो आप देखते हो ना, E इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये स्ट्रेस हमेशा लीनियर होता है और ये स्ट्रेन हमेशा क्या होता है, लीनियर। एक्चुअली ये तो लीनियर नहीं, स्ट्रेन का होता है लीनियर। इसको काटो। कहने का मतलब है जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप देखते हो उसमें हमेशा जो स्ट्रेन होता है वो लीनियर होता है। अब लीनियर का मतलब क्या है कि आप जो स्ट्रेन ले रहे हो वो आप लेंथ में ले रहे हो। जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है ये सारी की सारी कहानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन की कहानी है। अगर हमने देखा था रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, देखो ध्यान से देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। लीनियर का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया तो जो उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल। और जो एरिया में हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल। अगर आपका किसी भी मेंबर के अंदर कोई भी एक बॉडी है, कोई भी मेंबर है, अगर आपने उसकी लेंथ पर अगर किसी चेंज के बारे में डिस्कशन करा या लेंथ के बारे में आपने को डिस्कस करा तो उसका बोले लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर। अब ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो रही है हमेशा क्या होता है, लीनियर। मतलब ये वाला, सॉरी लीनियर। दैट मींस यहां जो स्ट्रेन आया वो ओनली लेंथ का चेंज है, एरिया का चेंज नहीं है। अब वहीं पर अगर मैं आपसे पॉइसन्स रेशियो की बात करूं तो पॉइसन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन। सारी कहानी इस लेटरल लीनियर की है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लेटरल का मतलब क्या है, जो एरिया में चेंज हुआ है। लेटरल का मतलब क्या है, जो एरिया में चेंज हुआ है। भैया आपका लेटरल का मतलब क्या है, जो आपका एरिया में चेंज हुआ है। और लीनियर का मतलब, तो देखो अगर हम यंग्स मॉडुलस की इलास्टिसिटी की बात करें तो हमेशा वो क्या होगा, लीनियर। अब अगर हम पॉइसन्स रेशियो की बात करते हैं तो वो लेटरल स्ट्रेन मतलब एरिया में चेंज बाय लेंथ में चेंज। वहीं पर अगर मैं शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करता हूं, शियर मॉडुलस एन और जी, तो ये क्या होता है आपका शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। अगर बॉडी में अगर कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाए और उसके कारण बॉडी में कुछ एंगुलर, अब देखो शियर मॉडुलस क्या होता है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। भाई जो पैरेलल फोर्स लगाए उसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो शियर स्ट्रेस आ जाएगा। और जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हुआ है, एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, उसको क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना कि द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस लीनियर स्ट्रेन हमेशा क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करेंगे तो उसमें शियर स्ट्रेस होता है बाय शियर स्ट्रेन होता है, लीनियर नहीं होता। भाई तीन टाइप के स्ट्रेन है, लीनियर, लॉन्गिट्यूडनल एंड आपका शियर। लीनियर आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, लेटरल आता है आपका पॉइसन्स रेशियो में, और शियर स्ट्रेन आता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में। तो आपका आंसर बी है। इजी सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। The unit of modulus of elasticity is same as those। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। किन के लिए अगर हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है, देखो मैं आपको बताता हूं। E is equals to stress upon strain। E is equals to stress upon strain। ठीक है, ध्यान से देखना तभी मजा आएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैं आज इतने टफ लेवल पर पहुंच चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन कराने में मुझे बड़ा अजीब लगता है। ये बच्चे वाले क्वेश्चन है, बट क्या करें, एग्जाम्स में आएंगे तो बच्चे वाले क्वेश्चन भी कराने पड़ेंगे। स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है, स्ट्रेन आपका यूनिटलेस होता है। तो जो स्ट्रेस है आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वही आपकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट बनती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट बनती है। अब पूछ रहा है किस किस की, बहुत सारे ऑप्शंस इसने दे दिया है। इसने आपसे पूछा किन किन की यूनिट सेम है। इसने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए और पूछा किन किन की यूनिट सेम है। देखो भाई, स्ट्रेन की तो यूनिट होती नहीं है,
स्ट्रेन पे यूनिटलेस होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस। अब अगर हम देखें स्ट्रेस की यूनिट क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फोर्स क्या है, न्यूटन या किलो न्यूटन, यहीं पर कैंसिल हो गया। और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। स्ट्रेन, अब सी ऑप्शन में देखो स्ट्रेन, स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, तो आपको सारे ऐसे ऑप्शन टिक करने हैं जिनकी सबकी यूनिट सेम है। स्ट्रेन यूनिटलेस तो ऑप्शन सी भी कर दिया। अब स्ट्रेस देखो ध्यान से, स्ट्रेस क्या होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अभी आपको मैंने बताया था, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन यूनिटलेस होता है और शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो दैट मींस ऑप्शन डी आपका पूरा सही है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, प्रेशर की यूनिट तो आप जानते ही हो, और स्ट्रेस की यूनिट भी सेम ही है। तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी इज, भाई इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी क्या, अगर हम पूछे कि इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी क्या है, जहां जिस प्रॉपर्टी से मटेरियल अपने आप को वापस से रिटेन कर लेता है, 100% रिटेन कर लेगा, 100% रिटेन कर लेगा। देखो ऐसा नहीं है कि यील्ड पॉइंट के बाद भी, आपको पता है यील्ड पॉइंट के बाद ही मेंबर अपने आप को रिटेन करता है, 100% नहीं करता। बट अगर हम इलास्टिक लिमिट तक देखेंगे तो मटेरियल अपने आप को 100%, अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, बॉडी में चेंजेस आए, एलोंगेशन हुआ या कंप्रेशन हुआ, तो बॉडी पर जैसी फोर्स हटा दोगे तो बॉडी अपने आप को वापस रिगेन कर लेगी। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी बाय व्हिच अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। इजी क्वेश्चन है। द स्ट्रेस इन अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इज, ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये बच्चे वाले क्वेश्चन है यार। स्ट्रेस की अगर हम बात करें, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बट हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब स्ट्रेस होता क्या है भाई, जो जब भी आप किसी चीज को छेड़ोगे, किसी चीज पर आपने फोर्स लगाया, अगर किसी भी मेंबर के ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो बॉडी अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप करती है जो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करती है, रोकती है। मान लो मैं अभी खड़ा हूं, मुझे कोई धक्का देगा तो मैं अपने आप को बचाऊंगा ना, अगर कोई मुझे धक्का देता है तो मैं अपने आप को बचाऊंगा, तो ये जो मैं अपने आप को बचा रहा हूं ना, इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। जो मटेरियल अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। अ स्ट्रेस इन अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, अगर किसी भी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होगा। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट एरिया टू अ फोर्स, दैट मींस जितना भी फोर्स लगाए उसको आप एरिया से डिवाइड कर दो, आपको स्ट्रेस मिल जाता है। और स्ट्रेस एक्चुअल में होता है, स्ट्रेस एक्चुअल में होता है आपका बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज, देखो परफेक्टली अगर हम इलास्टिक बॉडी की बात करें, अगर हम बोले कि इलास्टिक बॉडी, अगर हम बोले डिस्कस की इलास्टिक बॉडी क्या है, जो अपने आप को पूरा पूरा रिकवर कर ले, जो अपने आप को पूरा पूरा रिकवर कर ले, उसी को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। दैट बॉडी व्हिच रिकवर्स इज ओरिजिनल शेप कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, जो अपने आप को परमानेंट रिकवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखो अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस अच्छे भी आएंगे, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चंस नहीं आएंगे। परमानेंट सेट क्या होता है, परमानेंट सेट क्या है, ऐसा डिफॉर्मेशन जो फोर्स लगने के बाद भी, फोर्स लगने के बाद भी, अगर मान लो कोई बॉडी है, आपने इस पर फोर्स लगाया, अब इसमें कुछ एलोंगेशन आ गया, परमानेंट सेट क्या होता है कि अब जो डिफॉर्मेशन आ गया बॉडी के अंदर, अब जो डिफॉर्मेशन आ गया बॉडी के अंदर, अब वो रिकवर नहीं होगा, इररिकवरेबल डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। जैसे मान लो अगर हम इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल की बात करें तो यील्ड पॉइंट के बाद हम देखते हैं कि बॉडी में परमानेंट सेट हो जाता है, मतलब अब बॉडी अपने आप को रिकवर नहीं करेगी। इजी क्वेश्चन है, बड़े आते हैं इसलिए लिए। इन द केस ऑफ पार्शियली इलास्टिक बॉडी दैट पार्ट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन डिसिपेटेड टू द होम, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। इन द केस ऑफ पार्शियली इलास्टिक बॉडी, पार्शियली इलास्टिक का मतलब क्या है, स्टील, स्टील हमारा पार्शियली इलास्टिक भी है और पार्शियली प्लास्टिक भी है, स्टील हमारा पार्शियली इलास्टिक भी और पार्शियली प्लास्टिक भी है। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक लिख देता, परफेक्टली इलास्टिक लिख देता, दैट मींस बॉडी अपने आप को 100% रिकवर कर लेगी आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। पार्शियली इलास्टिक का मतलब क्या है, एक हद तक वो अपने आप को रिकवर करेगी और उसके बाद वो रिकवर नहीं करेगी। In the case of partially elastic body, that part of the work done by the external forces during deformation dissipated is developed in the body during the, अब देखो इसने क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई partially elastic body है
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन डिसिपेटेड इन द डेवलप्ड। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। होता क्या, मैं आपको दिखाता हूं। 5 इलास्टिक में क्या होता है, आपका डिफॉर्मेशन नहीं होता इलास्टिक लिमिट तक। जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेस या फोर्स को बढ़ा दोगे तो उसके अंदर क्या होता है, आपका डिफॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन डिसिपेटेड। डिसिपेटेड मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। डिसिपेटेड मतलब क्या, खत्म हो जाना। इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द नॉन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्योंकि नॉन इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है आपका, नॉन इलास्टिक डिफॉर्मेशन में आपका दैट मींस अब आपने अगर लोड लगा हटा दिया तो बॉडी अपने आप को बिल्कुल भी रिकवर नहीं करेगी। इजी क्वेश्चन है बट आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। आज क्वेश्चन जैसे जो बहुत छोटे छोटे से हैं बट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। द लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन सर्टेन लिमिट। हुक्स लॉ यार, हुक्स लॉ, रॉबर्ट हुक्स, ठीक है। अब हुक्स के आगे रॉबर्ट था, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। अब और तो कोई हुक्स दे नहीं रखा। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आपको किसने देकर रखा हुआ है, रॉबर्ट्स हुक्स ने, मतलब हुक ने देकर रखा हुआ। अब आगे रॉबर्ट था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मेरे को याद था इसका आगे का नाम, बट अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। यंग मॉडुलस क्या होता है, देखो ये चीजें ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा यार मैं पानी पी लेता हूं, मेरे को प्यास लग गया है ना, 2 मिनट दो, मैं पानी पी लेता हूं एक बार।